प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज एक तो हमारा लेक्चर नंबर होगा बच्चों 7। आपके याद होगा बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे फिजिक्स में, जो सेकंड पार्ट हमारा है खंड ख, अगर हम बात करें उसमें जो हमारी यूनिट नंबर 1 जाएगी। अब यूनिट नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर 9 जाता है बच्चों। ये कौन सा चैप्टर जाता है हमारा? चैप्टर नंबर 9 जो जा रहा है हमारा, इसका बच्चों आज हमारा जो लेक्चर नंबर होने वाला है वो बच्चों 7 होने वाला है। चैप्टर का नाम किरण प्रकाश के एवं प्रकाश के यंत्र है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, आपसे प्रकाश के यंत्र के बारे में बात करेंगे। उसमें से जो हमारा सबसे एक अभिन्न अंग है शरीर का भी, जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, ह्यूमन साइज यानी कि आंखें। ठीक है, तो आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले बच्चों, वो आंख के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आंख यहाँ पर है क्या। ठीक है, आँख को दो तरीके से बच्चों यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है आपको आइज को। एक तो बायोलॉजिकल मेथड के माध्यम से इसको समझा जा सकता है कि कौन सी नस किस तरीके से काम करती है, कौन सी टिश्यू किस जगह से काम करती है, उसको कितना विटामिन वहाँ पर लगता है। ठीक है, या किस विटामिन से वहाँ पर वो वृद्धि करती है, हमें दिखाने में मदद करती है वस्तुओं को। दूसरा, हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ठीक है, चूंकि आँख में आप जानते होंगे आपका एक लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, जो आपको वस्तुएं दिखाने में मदद करता है। तो आज जो हम बच्चों पढ़ने वाले हैं इसको, वो समझने वाले हैं फिजिक्स के माध्यम से, है ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, भौतिक विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे इसकी संरचना में आप देख पा रहे होंगे बच्चों। ये है आपकी ह्यूमन साइज, है ना। इसमें अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ पर आपका एक ये जो आपकी आइस है, इसमें कुछ परतें बनी हुई होती हैं, है ना। हर परत का अपना अपना एक नाम होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो बाहर वाली परत है ये, इसको दृढ़ पटल कहते हैं, है ना। इसकी बीच वाली को रक्त पटल कह रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर वाली को, जो तीसरे नंबर पर आ रही है आपकी ये वाली, है ना, उसको हम यहाँ पे दृष्टि पटल यानी कि रेटिना यहाँ पर बोलते हैं। नीचे आपका पित्तबिंदु हो गया। तो किस जगह कौन से पॉइंट को क्या नाम रखा जाएगा, जैसे आपका ये वाला लेंस हो गया या तारा हो गया, इसको कॉर्निया बोल रहे हैं, है ना, नेत्रशैल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, इन पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको वहां पर बच्चों डायग्राम बनाना होगा, और जो आपके पॉइंट्स हमने यहाँ लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को वहां पर आपको लिखना होगा। बात समझ में आ रही है आपके बच्चों? तो पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों आपसे, अगर हम बात करें मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आइज के बारे में, तो ये है क्या? तो मानव नेत्र भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र हम बात करते हैं ना बच्चों, हम यहाँ बच्चों बात करते हैं आपसे कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमारा जो काम करने वाला होगा, वो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मानव नेत्र भी एक प्रकाशिक यंत्र है, जो लगभग एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, जबकि फोटो कैमरे में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको देखना होगा। मानव नेत्र जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, लगभग लगभग ये 25 मिलीमीटर व्यास का एक गोला होता है। ठीक है, इसके कुछ भाग होते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे चित्र 93 में, है ना, चित्र यहाँ दिखा रखा है आपका 93 में। तो अब अगर यहाँ पर देखते हैं बच्चों की कुछ पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर हैं, तो मानव नेत्र का गोलक, गोलक क्या है बच्चों? ये एक क्या है, मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जिसकी दीवार सामने के भाग को छोड़कर, क्योंकि सामने से तो प्रकाश आपका प्रवेश करता है। ठीक है, जो उसकी पीछे की साइड की दीवारें होती है, उसको हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि दीवारें चारों तरफ से अपारदर्शी होती है, इसमें प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, चारों ओर से दृढ़, है ना, दृढ़ अपारदर्शी परतों से ढका हुआ होता है। बात समझ आ रही है बच्चों आपके? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ जाती है, तो जैसे हमारा पहला पॉइंट जाता है बच्चों आपका यहाँ पर, ये पहला पॉइंट आपका दृढ़ पटल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं बच्चों दृढ़ पटल, तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला पॉइंट है आपका यहाँ पे। मानव नेत्र में जो सबसे बाहरी परत होती है बच्चों, मानव नेत्र में सबसे बाहरी जो परत होती है, उसका नाम रखा गया है बच्चों दृढ़ पटल। ठीक है, जो देखिए नेत्र गोलक की सबसे भारी वजन में नहीं है बच्चों, मतलब सबसे बाहर वाला, है ना, अपारदर्शी परत यानी कि इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है, इसलिए इसे
श्वेत पटल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाहर की जो परत होती है अंदर वाली अपारदर्शी वो श्वेत होती है, इसलिए इसको श्वेत पटल भी कह सकते हैं। यानी कि हम इसको दो तरीके से नाम से जान सकते हैं, एक तो दृढ़ पटल कह सकते हैं बच्चों से, दूसरा हम इसको श्वेत पटल भी कह सकते हैं। ठीक है, यह श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है, जो अंदर के प्रकाश मतलब जो प्रकाश जो जाता है आपको उससे अंदर के जो भाग होते हैं उनको बचाव करते हैं कि ज्यादा प्रकाश वहां पर ना पहुंचे। ठीक है, बात क्लियर हो पाई बच्चों। दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ देखें कॉर्निया, तो एक कॉर्निया कहाँ पर काम करता है आपका, कॉर्निया अगर आप देख पाए बच्चों, ये कॉर्निया आपका हो जाता है ना, नेत्र गोलक के जो उभरा हुआ हिस्सा होगा उसका अंदर के वाला जो पार्ट होगा ये कॉर्निया हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों कॉर्निया क्या है, नेत्र गोलक के सामने का भाग ऊपर है ना को जो उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ है ना बच्चों ये वाला भाग, अगर आप देख पाए ये वाला जो भाग है आपका, ये जो उभरा हुआ भाग है आपका ये वाला है ना, इस तरह का जो भाग आपको उभरा हुआ है। ठीक है, उभरा हुआ पतला तथा पारदर्शी, पारदर्शी इसके आर पार प्रकाश जा सकता हो, जिसके आर पार हम देख पाते हो। ठीक है, इसे कॉर्निया कहते हैं। बात समझ में आ पा रही है आपके, कोई दिक्कत किसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आपकी? चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आपकी नहीं है, ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों। जैसे आप देखते हो ना कि आपकी आंख में जो काला काला सा ये पार्ट होता है, इसी को यहाँ पे आप कॉर्निया कह के चल रहे हैं, यानी कि कॉर्निया इसी को कहते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों तीसरा जो पॉइंट आपका होगा रक्तक पटल, है ना। तो देखिए बच्चों रक्तक पटल कहाँ मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं बच्चों, रक्तक पटल आपका जो दृढ़ पटल से अंदर की जो परत होती है, ठीक है, अंदर की जो परत होती है। श्वेत पटल, श्वेत पटल जैसा आपको जानते हैं, दृढ़ पटल कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको श्वेत पटल कह सकते हैं। तो दृढ़ श्वेत पटल कह दो या दृढ़ पटल कह दो, एक ही बात रहेगी बच्चों। यहाँ पे श्वेत पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई परत काले रंग की ऊतकों यानी कि टिश्यू, ठीक है, की एक पतली झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि दृढ़ पटल के भीतरी जो परत होगी उससे लगी हुई एक झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, इसको हम यहाँ पे रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र में कॉर्निया से भीतर आए प्रकाश को अवशोषित करती है, ज्यादा मात्रा में जो प्रकाश आता है उसको ये अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह के आपको इसको जानना होगा बच्चों। ठीक है, इसमें जो मानव नेत्र आपका है ये वाला, इसमें जो पॉइंट हमारे यहाँ चित्र में आपको नजर आ रहे हैं, आपको ये डायग्राम बना के इन चित्र में जो नाम हमारे लिखे हुए इन नामों के बारे में आपको लिखना होगा, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि मानव नेत्र को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर आगे चलते हैं बच्चों, तो देखिए अब नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं बच्चों आइरिस के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे आइरिस क्या है बच्चों आपका है। जैसे आपके पास नेत्र बना हुआ ना, ये वाला जो आइरिस आपके पास में है बच्चों ये वाला, ठीक है, ये जो जा रहा है आपका, ये जो आप देख पा रहे होंगे दो टिश्यू से ये वाले है ना, इस तरीके से जो आपका जा रहा है वाला, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं मांसपेशी एक तरीके से होंगे जिस पर आपका ये लेंस रुका हुआ है। ठीक है, जिस पर आपका ये लेंस रुका हुआ है। ठीक देखिए तो आइरिस क्या है, कॉर्निया के पीछे, तो कॉर्निया के पीछे जस्ट हमारे पास में यहाँ पे मिलेगा आपको, कॉर्निया के पीछे रंगीन रंगीन काले भूरी अथवा नीले, है ना, अपारदर्शी अपारदर्शी झिर्री का एक पर्दा होता है, एक अपारदर्शी झिर्री का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है, इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली जिसे पुतली कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पाए ये वाला जो आपका, ठीक एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक अधिक प्रकाश में यह संकुचित हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। ठीक है, आपके पास जो काला वाला पार्ट है आपके, जो व्हाइट अगर आप देख पाते हो, जो मानव नेत्र में जो व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर काले रंग की परत सी होती है वाली, ठीक है, इसी को यहाँ पे हम आइरिस कह रहे हैं। और इसके अंदर ही बच्चों एक छोटा सा होल होता है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। जब प्रकाश ज्यादा मात्रा में जा रहा होता है तो अंदर की पुतली बच्चों सिकुड़ जाती है, जिससे कि प्रकाश आपका आगे कम जाए। ठीक है,
पुतली को छोटा कर देती है, जिससे तथा कम प्रकाश पुतली को पहला, अगर प्रकाश कम जा रहा हो तो बच्चों वो पुतली आपकी फैल जाती है, जिससे प्रकाश आपका ज्यादा मात्रा में अंदर प्रवेश करे। ठीक है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है और यह क्रिया स्वतः होती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे बच्चों नेत्र लेंस। नेत्र लेंस आप देख पा रहे होंगे आपके पास में ये जो डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बच्चों देख पाए, ये जो बना हुआ है इस तरीके से, है ना, ये जो लेंस बना हुआ है आपका, ठीक है, इसी को बच्चों नेत्र लेंस कहते हैं। और नेत्र लेंस एक तरीके से ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस, है ना, जिसके दोनों पृष्ठ बच्चों कैसे हो, उत्तल हो, यानी कि किनारे पतले हो और बीच में से मोटा हो रहा हो। ठीक है, जिसके द्वारा भारी वस्तुओं का उल्टा छोटे तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल पर बनता है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली, जिसे सिलिरी प्रणाली सिलिरी प्रणाली कहते हैं, द्वारा टिका रहता है। ये मांसपेशियां, ठीक है, तो यहाँ पे मांसपेशियां आएगा बच्चों। मांसपेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा घटा सकती हैं, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। इन पेशियों द्वारा लेंस पर ठीक उतना दबाव पड़ता है कि बाहरी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन सके। ठीक है, दृष्टि पटल पर बन सके। बात समझ में आ रही है बच्चों आपकी? चलिए, अगर यहाँ तक बच्चों आपकी बात क्लियर हो जाती है, तो अगर आप आगे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो नेत्र लेंस समझ में आ गया। नेत्र लेंस क्या है? एक ऊतकों को, यानी कि टिश्यू के माध्यम से बना हुआ एक लेंस होगा मांसपेशियों के माध्यम से, जो मांसपेशियों के ऊपर टिका हुआ होता है। जब प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो ये सुगड़ जाती है। अगर कम जा रहा होगा प्रकाश तो ये फैल जाती है, इससे प्रकाश आपका ज्यादा मात्रा में अंदर प्रवेश कर जाए। ठीक है, अब देखिए दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, जो हमारा, जहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। ठीक है, नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तपटल। रक्तपटल मतलब क्या था? दृढ़ पटल के अंदर रक्तक पटल है। ठीक है, और फिर रक्तक पटल के भी अंदर क्या है बच्चों? दृष्टिपटल। और दृष्टिपटल को क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना, है ना। नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तपटल, रक्तपटल से पहले क्या आएगा? दृष्टिपटल, सॉरी दृढ़ पटल आएगा। ठीक है, के ऊपर झिल्ली दृष्टिपटल होती है। इस पर्दे पर विशेष प्रकार के तंत्रिकाओं के सिरे होते हैं, जिन पर प्रकाश पड़ने से संवेदन उत्पन्न होते हैं। और यह संवेदन तंत्रिकाओं के एक समूह, जिससे दृष्टि तंत्रिकाएं कहते हैं, के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका प्रोसेस है जो यहाँ पर काम करने में मदद करता है, मानव नेत्र को वस्तु को दिखाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद जलीय द्रव के बारे में अगर बच्चों हम बात करें, जलीय द्रव क्या होगा? यहाँ पे दो तरह का बच्चों लिक्विड होता है। ठीक है, एक तो आपका नेत्र लेंस, है ना, नेत्र लेंस, ये आप देख पा रहे होंगे, आपका नेत्र लेंस आपके पास में ये वाला नेत्र लेंस और कॉर्निया, ठीक है, के बीच में ये वाला जो हिस्सा आपके पास में है बच्चों, ये जो हल्का हल्का सा आप देख पा रहे होंगे, है ना, जलीय नोदक। जलीय नोदक यानी जलीय द्रव यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, जलीय द्रव होता है। तथा काचाम द्रव, अगर हम बात करें बच्चों काचाम द्रव भी, तो काचाम द्रव कहाँ होगा बच्चों? ये काचाम द्रव होगा, ये वाला। यानी कि अगर हम बात करें बच्चों नेत्र लेंस और कॉर्निया के अंदर जो जल भरा हुआ होता है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं जलीय द्रव, है ना। ठीक है, और नेत्र लेंस व रेटिना कह सकते हैं यहाँ पर, या दृष्टिपटल के भीतर का जो द्रव होता है उसको यहाँ पर बोलते हैं काचाम द्रव। ठीक है, कॉर्निया तथा, देखिए, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के स्थान में जल के समान द्रव भरा हुआ होता है। ठीक है, जो अत्यंत पारदर्शी यानी कि 1.336 अपवर्तनांक का होता है, इसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपके पास में होगा, ये वाला बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पर जलीय द्रव। ठीक, इसी प्रकार लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान गाढ़े पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक से द्रव से भरा होता है, इसे बोलते हैं बच्चों काचाम द्रव।
काचाम द्रव यानी कि ये वाला जो आपके पास में द्रव ये वाला होगा, इसका नाम होगा बच्चों आपका काचाम्ब द्रव। ठीक है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा भी होता है। ये दोनों द्रव प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता करते हैं, क्योंकि अपवर्तन के लिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है बच्चों, तो वहां पे अपवर्तन का डिपेंड होना जरूरी, मतलब अपवर्तन का अलग अलग होना जरूरी है, जब तो वहां पर अपवर्तन हो पाएगा, नहीं तो प्रकाश सीधा जाएगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अगर वहां पर अपवर्तनांक आपका अलग अलग नहीं रहा होगा तो। ठीक, चलिए अगर यहां तक बात क्लियर हो जाती है आपकी, तो अब नंबर 7 पे देखेंगे बच्चों, सॉरी नंबर 8 पे देखेंगे, पीत बिंदु, येलो स्पॉट। ठीक है, देखिए बच्चों पीत बिंदु क्या है, ये वाला जो पीत बिंदु जा रहा है, और अगर आप देखेंगे बच्चों दृष्टि तंत्रिकाओं के जस्ट ये यहां पर आपको नजर आएगा। ठीक है, दृष्टि पटल के मध्य में, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, ठीक है, रेटिना के मध्य में, दृष्टि पटल के मध्य में पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि रेटिना पर एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर प्रतिबिंब आपका बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, उसी को बच्चों बोलते हैं यहाँ पे पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट्स। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों अगला 9 पॉइंट, अंध बिंदु क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। दृष्टि पटल के जिस स्थान को, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश शिराएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश यहाँ पे जा रहा होगा मस्तिष्क में होता हुआ, उस बिंदु को यहाँ बच्चों बोलते हैं अंध बिंदु। ठीक है, ये यानी कि ये वाला पॉइंट जो यहाँ से प्रकाश आपका जा रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे क्या नाम दे रखा है बच्चों, अंध बिंदु, चूंकि इस पर प्रकाश पड़ने से रेटिना पर कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बात समझ आ चुकी है बच्चों आपके। चलिए अगर यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है तो आगे चल लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एक तो आपको सीखना है बच्चों कि अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में चला जाता है कि मानव नेत्र की सहायता से आपको बताना है, पड़ जाए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना पड़े, है ना, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना पड़े, तो आपको डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम बनाने के बाद में इसमें से 8 से 10 नाम जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में याद हो जाए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 6-7 तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, और 6-7 आपको याद होने के लिए आपको लिखना होगा, तो लिखने के लिए आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा लैंग्वेज इसकी लिख रखी है बच्चों, तो आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसको यहाँ से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो जाता है बच्चों वाला टॉपिक। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब का बनना, कि मानव नेत्र किसी वस्तु को जो देखता है वो किस तरीके से देखता है, कैसे यहाँ पर प्रतिबिंब बच्चों आपका बनता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, जैसे आप बच्चों देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कि यहाँ पर आपकी ये मानव नेत्र बना हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से ये थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक, अब इसमें मान लेते कि जैसे आपका ये लेंस दिखा रखा होगा, ये लेंस जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पर आपका ये लेंस इस तरीके से ये बना हुआ लेंस आपका है ना, ये द्वित्व लेंस हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे नेत्र गोलक हो गया, दृष्टि पटल हो गया, उल्टा चित्र हो गया, यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों यहाँ पर उल्टा बनता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु से प्रकाश किरणें जब चलती हैं, ठीक है, और जैसे इसमें प्रवेश करेंगी तो देखिए आग के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कोर्निया पर गिरती हैं। ये जो 3 लाइन आप देख पा रहे होंगे बच्चों, अगर आप यहाँ पे ये 3 लाइनें नजर आ पा रही हैं आपके, जैसे एक वाली ये वाली लाइन आ रही है नजर आपको, है ना, दूसरी लाइन जैसे आपको ये नजर आ रही हो, है ना, जो प्रकाशीय केंद्र से होती जाती होगी, जो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तीसरे अगर आप जैसे बच्चों ये वाली देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से जब ये 2 लाइनें जाती हैं तो इसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के नियम के अनुसार यहां से बच्चों ये लाइन कुछ इस तरीके से जाती है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए यहाँ पे आपको 2 लाइनों का होना जरूरी होता है, जहाँ 2 लाइनें अपवर्तन के बाद एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर ही कि वस्तु का प्रतिबिंब आपका बन जाता है। आप देख पा रहे वस्तु का प्रतिबिंब आपका उल्टा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आग के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश किरणें कोर्निया पर गिरती हैं। ठीक है, अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, नेत्र में प्रवेश कर रही है जैसे ये वाली,
आयरिश एक शटर की भांति कार्य करता है तथा इसकी पुतली अधिक अधिक प्रकाश में स्वयं छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। ठीक है, प्रकाश में छोटी हो जाती है, कम प्रकाश में बड़ी होती है। इस प्रकार प्रकाश की एक सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश करती है, सीमित मात्रा ही बच्चों नेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर ये किरणें क्रम से जलीय द्रव यानी कि यहाँ पर जो होता है आपके पास में जलीय द्रव वाला, ठीक है, लेंस या काचा द्रव में होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं, जो आपका रेटिना दृष्टिपटल हो गया वाला, फोकस होती हैं। ठीक है, जहां वस्तु को उल्टा व्यवस्थित प्रतिबिंब आपका बन जाता है, चित्र नंबर 94 में जैसे आपको डायग्राम में दिखा रखा है। तो नॉर्मली क्या है कि जब भी कोई वस्तु होती है बच्चों तो उससे प्रकाश किरणें चलती हैं, पहले वो किस पे गिरती हैं, कॉर्निया पे गिरती है, कॉर्निया से अपवर्तित होती है वो जलीय द्रव, यहाँ पे जो होगा आपका बच्चों ये वाला है ना, फिर लेंस हो गया, फिर काचा द्रव हो गया, उनसे होती है अपवर्तित होकर रेटिना पे जाके मिलती है, जहां पर वस्तु का उल्टा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अब प्रतिबिंब तो बच्चों बन गया, प्रतिबिंब के बन जाने से यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि नेत्र की एक समझन क्षमता, कि जैसे प्रतिबिंब बनाने के लिए कि नेत्र की फोकस दूरी का कम ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो समझन क्षमता क्या होती है बच्चों कि नेत्र की फोकस दूरी का वस्तु के माध्यम से अपने आप की फोकस दूरी चेंज करके वस्तु की मतलब अपनी लेंस की फोकस दूरी जो है अपनी मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी कम ज्यादा करके, ठीक है, वस्तु को जो स्पष्ट दिखाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं नेत्र की समझन क्षमता। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता ही, जो नेत्र लेंस आपका होता है जैसे मांसपेशियां सिकुड़ जाती है ना, तो उससे उसकी फोकस दूरी बच्चों चेंज हो जाती है। ठीक है, नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता ही नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके ये वाली? देखिए, नेत्र निकट व दूर है ना, निकट व दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसका कारण है कि मांसपेशियों की प्रत्यास्थता की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जा सकती है। फोकस दूरी मांसपेशियों की सहायता से वो कम ज्यादा सिकुड़ जाती है ना, फैल जाती है वो। ठीक है, नेत्र लेंस की इस प्रकार फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता है उसी को बच्चों यहाँ पर कहते हैं आपको समझन क्षमता। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके? ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रकृति ने मानव नेत्र को एक अद्भुत क्षमता दी है, एक अद्भुत क्षमता दी है कि वस्तु के नेत्र के निकट आते ही आंख की सिलिरीय मांसपेशियां लेंस पर दबाव डालकर मोटा कर देती हैं, जिससे पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप नेत्र लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित हो जाती है कि वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों आपका रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, तो मांसपेशियों के माध्यम से लेंस की फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता है उसी को नेत्र लेंस की समझन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहां तक बच्चों बात क्लियर है आपकी, तो अब देख लेते हैं रेटिना प्रतिबिंब का बनना, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा यहाँ पे। तो देखिए, कोई वस्तु तभी स्पष्ट दिखाई देती है जब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए बच्चों, रेटिना पर बन जाता है। जब प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बन जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे रेटिना आपके यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों क्या चाहिए यहाँ पे कि यदि आप ध्यान दें, आप यहाँ पर दोष रहित यानी कि कोई दोष ना हो, दोष रहित नेत्र द्वारा अथवा पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर, रेटिना पर ही बनना चाहिए, तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे आपको चित्र में दिखा रखा होगा। ऐसे करने के लिए नेत्र को अपने लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके वाली? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जैसे आपके पास में मानव नेत्र ये वाला है, प्लस ये कॉर्निया हो गया, आपका नेत्र लेंस हो गया, इसमें अनंत से अगर कोई प्रकाश किरणें आ रही हैं बच्चों, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे एक तो प्रकाश जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाने के बाद में जो दूसरी किरण आ रही होगी उनका पतन होगा, और पतन होने के बाद वो
फोकस पे अगर वस्तु आपके अनंत से जा रही होती है तो फोकस पे आगे मिलती है। ठीक है, फोकस पे जाकर जब मिलती है तो हम यहाँ पर क्या चल लेते हैं कि नेत्र लेंस से रेटिना तक की जो दूरी होगी बच्चों, फोकस दूरी के बराबर होगी, चूंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फोकस पे ही जाके मिलती हैं, जिससे वस्तु का आपका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, जैसे दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब, जब वस्तु बहुत दूर यानी कि अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर होती है तो उससे समांतर किरणें जैसे ये वाली आ रही हैं, समांतर किरणें बच्चों चलती हैं। ये समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस कर दी जाती हैं। इस प्रकार दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की रेटिना से दूरी ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी f, ठीक है, नेत्र लेंस से रेटिना तक की फोकस दूरी ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। ठीक है, इस स्थिति में मांसपेशियों पर कोई तनाव नहीं रहता तथा नेत्र को शांत नेत्र कहते हैं। यानी कि जब वस्तु का अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब है बच्चों आपके रेटिना बन जाते हैं, इसमें आंख पर कोई तनाव नहीं होता, उसको शांत नेत्र बोलते हैं। ठीक है, इस समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर बच्चों यहां तक बात क्लियर है तो आगे चल लेते हैं। यदि निकट पर हो वस्तु आपकी, निकट स्थित वस्तु, ठीक है, बी पार्ट हमारा निकट स्थित वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब, जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है और यदि नेत्र की फोकस दूरी वही रहे तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ से कोई पास वाली किरण चलती है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर आती है, लेकिन इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है बच्चों वो कहाँ बनता है आपका, यहाँ अनंत पे जा, इसको जो रेटिना पर ना बन के पीछे की तरफ बनता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है कि जो मानव नेत्र है, मांसपेशियां जो वो थोड़ी सी प्रत्यास्थता के कारण फोकस दूरी बदलने की क्षमता रखती है, अतः मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे नेत्र की वक्र त्रिज्या छोटी हो जाती है। अतः निकट की वस्तुओं के लिए फोकस दूरी कम होकर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि वस्तु O का प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बने, आई पर, यानी कि रेटिना पर बने। तो उस केस में बच्चों आपका डायग्राम कुछ इस तरह का आपका हो जाता है कि O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों आपका आई पर बन जाता है, यानी कि रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, तो निकट की वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब आपका इस तरीके से बनता है। चलिए आगे, अब देखते हैं यहाँ पर नेत्र लेंस का दूर व निकट बिंदु नेत्र लेंस का दूर व निकट बिंदु। ठीक है, तो देखिए जिसके माध्यम से यहाँ पे आपके दोष उत्पन्न होते हैं, दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता के कारण नेत्र दूर स्थित व निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। नेत्र से अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट कहलाता है या दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, दूर रखी हुई वस्तु जिसको नेत्र आपका स्पष्ट रूप से देख सकता है वो उसका दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है बच्चों, आपका अनंत पर होता है। ठीक है, याद रहे एक नंबर का क्वेश्चन आपका कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे अनंत पर होता है। ठीक है, नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु नियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु नेत्र लेंस से दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, और स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास यानी कि रेंज ऑफ विजन कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दृष्टि विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेके कहां तक होता है बच्चों, अनंत तक का होता है। ठीक है, अब इसी से अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों आगे चल के, तो यहाँ पे आपका दोष निकल कर जाते हैं कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं। तो दृष्टि दोष एवं उनका निवारण, उनके निवारण करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती है।
रेटिना पर बनेगा बच्चों तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट नजर आएगा, यदि रेटिना पर नहीं बनता तो हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। इस स्थिति पर यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समझन क्षमता प्रतिबिंब को रेटिना बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी को दृष्टि दोष कहते हैं और ये निम्न प्रकार के यहाँ पर होते हैं बच्चों। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो किस प्रकार कैसे कैसे होते हैं बच्चों। पहला जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित जो है वो बच्चों निकट की वस्तु को देख पाता है पर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, निकट वाले दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देंगी परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोले में लंबन आ जाए। ठीक है, जैसे कई बार आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं तो उससे हमारी नसें जो होती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, जिससे जो लेंस हमारा वहाँ रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन हल्की सी चेंज हो जाती है। उस वजह से आपको यहाँ पर वस्तु को देखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जिसके लिए हम जाकर एक चश्मे का इस्तेमाल लगाते हैं मतलब करते हैं। ठीक है, उत्तल चश्मे का लगाते हैं या अवतल चश्मा लगाते हैं, कौन सा लगवाते हैं। ठीक है, या लेंस का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर बच्चों। तो अगर हम बात करें इसके निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो अगर निकट दृष्टि दोष का निवारण आपसे कोई पूछ ले बच्चों कि इसके निवारण में हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, तो इसके निवारण के लिए बच्चों आपको अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। अवतल लेंस का उपयोग आपको करना होगा। और दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तु बच्चों स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण बच्चों यहाँ पर हो सकते हैं। नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाए अर्थात नेत्र लेंस जो आपका पतला हो जाए। आंख के गोले का व्यास कम हो जाए अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। ठीक है, और इसके निवारण के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे आप, इसके निवारण के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बच्चों उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग बच्चों आप इसके निवारण के लिए कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जरादृष्टि दोष। अब इस दोष में व्यक्ति जो पीड़ित होगा उसको क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों, जरा दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है ना ही वो पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस दोष में ना तो बहुत दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और ना ही बहुत पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, अर्थात दूर बिंदु अनंत से हटकर नेत्र के पास आ जाता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर नेत्र से कुछ दूरी खिसक जाता है। ठीक है, आंख का यह दोष व्यक्ति की आयु बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है। मांसपेशी जो होती है बच्चों दुर्बल हो जाती है जिससे मानव की आंख के नेत्र का लचीलापन मनुष्य की आयु के साथ साथ घटता जाता है। परिणाम स्वरूप मानव की आंख निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। अब इस दोष के निवारण के लिए बच्चों, इस दोष के निवारण के लिए आपको डिफॉक्सी लेंस का उपयोग करना होगा। डिफॉक्सी लेंस यानी कि जिसमें उत्तल और अवतल दोनों तरह का होता है। ठीक है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों तरह का होता है, ऐसे डिफॉक्सी लेंस का आपको उपयोग करना होगा। ठीक, चलिए अब इस पे जैसे आप क्या कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन को आपको किस तरीके से यहाँ पे बच्चों करना होगा। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या रहा है कि एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु जो है आपका आंख से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपको क्या दे दिया यानी कि निकट बिंदु आपको V दे दिया। 150 माइनस का जाएगा, माइनस क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे आपकी मानव नेत्र आपके पास में यहाँ पर ये होता है, ये लेंस हो गया आपका है ना इस तरीके से, तो वस्तु भी बच्चों आपकी इधर होगी और प्रतिबिंब आपको नजर इधर ही आएगा। ठीक है, तो 150 माइनस हो गया, वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्थित पुस्तक, तो यू हो गया आपका माइनस के 25 सेंटीमीटर दूर पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा लेंस कितनी फोकस दूरी का,
तो एक तो दूरदृष्टि दोष है, तो दूर वाले को बच्चों यूज करना होता है उत्तल लेंस, है ना। तो कितनी फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी निकालेंगे बच्चों 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इजिकल टू आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे माइनस के 150 माइनस माइनस के कितना 25, है ना। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा ये वाला, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 1/f इजिकल टू माइनस के 150 माइनस माइनस प्लस हो गया 25 आ गया यहाँ पे 1/f इजिकल टू आपका चला जाएगा 150 एलसीएम चला गया माइनस के 1 प्लस के यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 5/150। इसको काटेंगे बच्चों 30 बार कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा f बराबर प्लस के 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो 30 आती है बच्चों वो उत्तल लेंस के लिए आई। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होगा बच्चों, आपको उत्तल लेंस इस्तेमाल आपको करना होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। बोर्ड के एग्जाम में देखो 2-3 बार ये सवाल आपका आया हुआ है, 14 में आया, 17 में आया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक था मानव नेत्र आपका आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।